हाय एवरीवन, वेलकम टू मंडल क्लासेस। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तीसरा लेक्चर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग को पढ़ना है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है उसके बारे में। आज उसका वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानना ये है कि वेक्टर फॉर्म क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। तो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्वांटिटी कैसे पता चले कि कौन सा क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है। तो वेक्टर होने के लिए तीन कंडीशन होना जरूरी है। सबसे पहला उसका मैग्नीट्यूड तो सभी क्वांटिटी का होता है, तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन इन द सेंस कि अगर कोई क्वांटिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो वो किस ओर मूव करेगा, ये हम लोगों को पता चल जाए पहले से। जैसे फोर्स है तो फोर्स हम किस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे ये हम लोग को पता रहता है, इसीलिए बोलते हैं कि फोर्स के पास अपना डायरेक्शन होता है। अगर बोले कि दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, अगर ये Q1 है ये Q2 है, अगर ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, अगर ये इस पर फोर्स लगा रहा है इस पर फोर्स लगा रहा है, तो इसमें पता चल जा रहा है कि ये दोनों का नेचर जानने के बाद अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो ये जो है इस चार्ज को इस और रिपेल करेगा और ये चार्ज इधर इसको रिपेल करेगा। तो हम लोगों को इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन पता चल रहा है, ठीक है, कि किधर मूव करेगा, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और तीसरा क्या डिस्कस किया था कि वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए, वेक्टर एडिशन को, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है और वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है तो उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोले। ये तीनों कंडीशन को जो फुलफिल करेगा उसको वेक्टर क्वांटिटी बोले। तो हम लोग के मन में सवाल आता है कि फोर्स जो है सिंपली अगर कोई बोले 2 न्यूटन का फोर्स है और 4 न्यूटन का फोर्स है तो टोटल फोर्स कितना होता है, तो सब नॉर्मली बताता है 6 न्यूटन का फोर्स है। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमको डायरेक्शन नहीं पता इसका कि किस और डायरेक्शन लग रहा है इसमें, ठीक है। अगर जैसे हम लोग बात करें सिंपली चार्ज के बारे में, तो अगर दो चार्जेस में फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को इसके डायरेक्शन के बारे में पता है। अगर यहीं पर तीसरा चार्ज भी हो, चौथा चार्ज भी हो, जिसको हम लोग सुपरपोजिशन बोलते हैं, चार्जेस का सुपरपोजिशन, ठीक है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा। तो ये फोर्स को हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। अगर वो एक डायरेक्शन में है, अगर कोई बोले कि अगर इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसी डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हम सिंपली बता सकते हैं कि 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उस पर, ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग डायरेक्शन में लगी, वेक्टर क्या बोलता है कि अगर कोई भी जो क्वांटिटी है, वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि वो अगर एंगल थीटा पर वर्क कर रहा है, एंगल थीटा पर मूव कर रहा है कोई क्वांटिटी या अपना काम कर रहा है, तो उस पर वेक्टर एडिशन लगता है, ठीक है। वेक्टर एडिशन सिंपल है, हम लोग वेक्टर एडिशन पढ़ चुके हैं 11th में, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है ये तीनों चार्जेस पर, इसके कारण अगर पॉजिटिव Q के कारण Q1 Q2 पर जो फोर्स लग रहा है Q3 पर, वो अगर तीनों को कैलकुलेट करना है तो हम लोग को यहाँ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए फोर्स जो होता है वो वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये वेक्टर एडिशन है, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम लोग जब चार्जेस का बात करते हैं तो उसमें जो फोर्सेस लगता है, ठीक है, वो फोर्सेस किस डायरेक्शन में लग रहा है ये हमको पता रहता है। अगर दो चार्जेस तो सिंपली हम लोग को पता रहता है, लेकिन दो चार्जेस से ज्यादा रहे, जैसे हमने एग्जांपल लिया था अभी, दो चार्जेस से ज्यादा चार्ज रहे तो उसमें जो फोर्स लगेगा उसमें हम लोग वेक्टर रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम लोग वेक्टर फॉर्म जानेंगे कूलम्स लॉ का, ठीक है। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म जानेंगे, उसके बाद उसमें फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग फोर्सेस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ r12, अगर r12 लिखा हुआ है तो क्या डिस्टेंस, r जो है r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस, ठीक है।
दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है आर, ठीक है। तो R12 मीन्स दो चार्जेस का Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको R12 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दो चार्जेस के बीच में, ठीक है। यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2, ठीक है, Q1 टू Q2। देन एज पर डायग्राम देखिए, इधर ध्यान दीजिए, Q1 और Q2 है, ठीक है। तो फोर्स पहले हम लोग डिस्टेंस के बारे में जानेंगे कि ये R है, अगर ये दोनों के बीच में डिस्टेंस R है तो इसको R12 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, R12 के रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और F21 विल बी इन द सेम डायरेक्शन। तो बोलता क्या है कि फोर्स, हम लोग जानेंगे कि फोर्स F21 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, F21 मतलब फोर्स ड्यू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, इसको पढ़ते ऐसे है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन मीन्स फोर्स इस पर लग रहा है, सॉरी फोर्स इस पर लग रहा है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वन के कारण उसको रिप्रेजेंट करेंगे F12 से, ठीक है, यहाँ F12 लिखा हुआ, ठीक है, और इधर से लगाएगा तो F21 होगा, ठीक है। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, अगर फोर्स इसमें देखा जाए, इसके कारण इसमें जो फोर्स लग रहा है उसको लिखेंगे F21, ठीक है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। जो दूसरा चार्ज है उस पर वन जो फर्स्ट चार्ज है Q1 उससे कितना फोर्स लग रहा है उसको F21 बोलेंगे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है विल बी इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अगर फोर्स, अगर F12 है, फोर्स ऑन वन, इसको समझेंगे, ठीक है, F ऑन वन ड्यू टू टू मीन्स फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मतलब जो चार्ज वन पर है उसमें जितना फोर्स लग रहा है टू के कारण उसको F12 लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कैसे होगा, डिस्टेंस यहाँ R21 होगा, ठीक है। अगर सेम चीज लिया जाए, जिधर फोर्स लग रहा है उसी पर लिया जाए डिस्टेंस को भी, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे R21 से, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि फोर्सेस कैसे लगेगा दो चार्जेस के बीच में। ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया F21 और F12, ठीक है। तो ये 1 है, ठीक है, 1 है। तो F21 क्या होगा, 1/4πε0, हम लोग डिस्कस किए थे कल इसके बारे में, ठीक है, Q1 Q2/r²। तो R12 लगेगा, यहाँ कैप हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि जो कैप होता है वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि फोर्स को अगर डायरेक्शन देना है तो हम लोग डायरेक्शन दे रहे हैं। ये तो हम लोग कल पढ़ चुके थे कि फोर्स कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। इसको डायरेक्शन देने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज कर रहे हैं, जिसको R12 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग बोल दें कि फोर्स अगर F21 है, F21 है मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो वहां पर जो डिस्टेंस हो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, R12 से, ठीक है, ठीक है। तो इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो ये सिंपली क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मींस क्या, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। हम लोग ये वेक्टर में पढ़ चुके हैं, यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक ना। तो इसका मैग्नीट्यूड से इसको इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। सिंपली कहने का मतलब है इस फोर्स पर, इसके कारण मैग्नीट्यूड पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बस ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखा रहा है कि फोर्स किधर लग रहा है। ये फोर्स तो दो चार्जेस के बीच में है, ठीक है। तो जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स किस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर ये इस पर लगा रहा है, अगर दो सेम चार्जेस है, अपोजिट चार्जेस है, तो उसमें फोर्स तो लग रहा है, लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ये हमको आर बता रहा है, ठीक है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि देखते हैं कि R21 इज इक्वल टू माइनस R12। ये तो सिंपल वेक्टर है, ठीक है। अगर दोनों को, अगर कोई सेम क्वांटिटी है, यहां से यहां इधर ले रहे डायरेक्शन, तो इसके ऑपोजिट लेने पर इसके इक्वल टू माइनस हो जाएगा। मीन्स अगर ये P है और ये भी P है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं P12 और P21 है, तो इसको सिंपली लिख सकते हैं P12 इज इक्वल टू P माइनस P21, ठीक है। ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म हम लोग पढ़े हैं, वेक्टर 11th में फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है और 12th में आगे हम लोग वेक्टर और अच्छे से मैथ्स में भी पढ़ना है, ठीक है। तो हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये तो सिंपली दो चार्जेस के कारण जो लग रहा था उसको सिंपली हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए। F12 रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, R21 हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं अगर एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R1 है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R2 है, ठीक है।
तो हम लोग ट्रायंगल लॉ को पढ़े, वेक्टर में ट्रायंगल लॉ पढ़ना था, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा आई होप। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि R1 प्लस R2, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ क्या है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R2, ये ट्रायंगल लॉ बोलता है, ठीक है। ट्रायंगल लॉ पढ़ना था और पैरेललोग्राम लॉ पढ़ना था, वेक्टर को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, वेक्टर एडिशन को फुलफिल करने के लिए, और वेक्टर के बारे में सब कुछ जानने के लिए बेसिक चीज है। एडिशन को लोग ट्रायंगल लॉ से करते हैं, कोई पैरेललोग्राम लॉ से भी करता है, ठीक है। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R2 वेक्टर, ठीक है, R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, ठीक है। तो इसको सिंपली इसको इधर भेज दिया तो R12 निकाल दिया, ठीक है ना, तो R2 माइनस R1। तो इसको देखिए हम लोग अभी पढ़े कि R21 लिखते हैं या फिर R12 लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, फोर्स के बारे में पढ़े हैं और डिस्टेंस के बारे में। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है। ऐसे वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसा ही लिखा जाता है, R12 वेक्टर है तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो और R21 है तो R1 वेक्टर, मतलब बाद वाला जो रहता है उसको पहले वाला से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है उसको बाद वाला से पहले वाला को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और तो इसके हिसाब से हम लोग का देखिए नया फोर्स, जो फोर्स वेक्टर फॉर्म में आया है ये है, ठीक है। ये थोड़ा हो गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया फाइनल कंक्लूजन, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लो का। F21 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 माइनस R2, क्या किया है R12, F21 है तो R12 लगेगा, R12 को, ठीक है, R12 है, F21 है तो R12 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R12, इधर देखिए R12, तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R2, सॉरी थोड़ा सा, R2 माइनस R1, ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा R2 माइनस R1, समझ में आ गया, ठीक है। इस सिंपली है, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है कैप का, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड देते हैं तो आ जाता है, ठीक है। यही चीज को यहाँ लिखे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर यूनिट वेक्टर था ना, यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, इसको लिख सकते हैं R12 कैप है तो इसको लिख सकते हैं, कहाँ गया R1, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, R12 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R12, ठीक ना, इसको लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग सब्ट्रैक्ट में तोड़ के लिखे हैं, ठीक है। तो ये सिंपली क्या है, वेक्टर फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ का, ठीक है। अब इसमें अगर डायरेक्शन दिया हुआ है तो उसको पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो सबसे पहली बात याद रखना, कूलम्ब्स लॉ का कल भी बताया था कि ये स्टैटिक चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, इसका लिमिटेशन भी है, ठीक है। यही कि अगर चार्ज मोशन में है तो वहां पर हम लोग कूलम फोर्स नहीं लगा सकते, ठीक है। स्टैटिक, जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहां पर अलग तरह से फोर्स को ऐड करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंपली स्टैटिक पोजीशन में चार्जेस रहता है, इसीलिए सिंपली इसको वेक्टर फॉर्म में इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हो गया। अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि चार्ज, अगर कोई आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि चार्ज जो है अट्रैक्शन और रिपल्सन क्यों करता है, छोटा सा क्वेश्चन है कि चार्जेस जो है अट्रैक्शन और रिपल्सन क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि चार्जेस क्यों फोर्स लगाता है एक दूसरे पर और कैसे फोर्स लगाता है, ठीक है। चार्जेस का नेचर पर डिपेंड करता है, तो नेचर क्या करता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्जेस है तो ठीक है उसके नेचर में चेंजेस है, लेकिन वो फोर्स जो लगा रहा है उसमें कैसे चेंजेस आता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वेक्टर फॉर्म हो गया। आज कुछ न्यूमेरिकल भी होमवर्क में मिलेगा, उसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और उसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो मिल जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही मजेदार टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो आप लोगों ने एक छोटा सा चैप्टर पढ़ा होगा बचपन में मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसी तरह इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो मैग्नेट में क्या होता था, पोल होता था,
दो पोल होता था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इसमें कुछ ऐसे दिखाया जाता था कि इसमें इसके चारों तरफ जो है फील्ड बनता था, जिसको मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बोलते थे, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना, ठीक है, इसको रिलेट करने के लिए बता दिए कि मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। हाँ, हालांकि इसमें दोनों में अंतर है। मैग्नेटिक फील्ड जो है मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ नॉर्थ पोल नहीं हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में मोनो चार्जेस एग्जिस्ट करता है। मतलब सिंपली अगर एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी अपना 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 इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। जैसे अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जबकि मैग्नेट में ऐसा नहीं होता है। इसको हम लोग डीप में पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर में, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज का है और ये नेगेटिव चार्ज का है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग एक एग्जांपल दे तो ये मकड़ी का जाल आप लोगों ने देखा होगा कैसे होता है, ऐसे 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 बना हुआ होता है, ऐसे 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 मूव करता है, इसमें ऐसे ऐसे होता है, और वो लोग अपना मतलब जो पैर बोल सकते हैं या फिर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके कारण इसमें सरवाइव करता रहता है, उन लोग का यही घर होता है। तो उसी तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो मकड़ी का जाल के जैसा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो चार्जेस अपने चारों ओर क्रिएट करता है, चार्ज अपने चारों ओर, अगर कोई चार्ज है तो अपने चारों ओर जो फोर्स लगा रहा है वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगा रहा है। अभी जो क्वेश्चन हमने पूछा था कि चार्ज कैसे अट्रैक्ट और रिपेल करता है किसी को, फोर्स कैसे लगाता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का दोनों का अलग अलग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड। और ये क्या है, रेडियली इनवर्ड। तो फिजिक्स में थोड़ा वर्ड्स रहते हैं तो इसको आपको याद रखना है। जब आप अपने आंसर शीट में इसको लिखेंगे तो टीचर्स को लगेगा कि आपने बुक रीड किया है, आपने अच्छे से कंसेप्ट को समझा है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मतलब अपने से दूर, अपने से बाहर निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा, ऐसे 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 चारों तरफ से बाहर जाएगा, ठीक है। और अगर यही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगा, अंदर की ओर आएगा, ठीक है। यहाँ पर अंदर की ओर आ रहा है, इसको रेडियली इनवर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस बनाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है कि वो दोनों आपस में अट्रैक्ट कर लेते हैं या रिपेल कर लेते हैं, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो सपोज कीजिए दो चार्ज है, ठीक है, दो चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड बना रहा है, ये नेगेटिव चार्ज सपोज कीजिए, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अगर ये रेडियली आउटवर्ड बना रहा है, ये बाहर की तरफ फील्ड जा रहा है, ठीक है, चारों तरफ से बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है, और ये अंदर की ओर लाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रॉपर डिस्टेंस में रखा जाए, ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर दूर है तो वहां पर इसका इफेक्ट नहीं दिखता है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है वो शॉर्ट रेंज के लिए होता है, तो शॉर्ट रेंज का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ फील्ड निकल रहा है, ठीक है, और ये ग्रैब करता है, मतलब इसके अंदर जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से निकला और यहाँ अंदर चला गया, यहाँ से निकला और यहाँ से अंदर चला गया, ठीक है। अगर यही फील्ड अगर प्रॉपर यहाँ पर डिस्टेंस कुछ आर डिस्टेंस में रखा जाए, ठीक है, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा नहीं लग रहा देख के कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकले और इसमें चला जाए, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकले और यहाँ पर चला जाए, तो क्या होगा अगर इसका फील्ड यहाँ चला जाए। अगर हम सपोज कीजिए एक राम है, ठीक है, राम है और मोहन है, ठीक है, दो नाम है, ठीक है। अगर इसके पास 1000 रुपए है, ठीक है, और ये चाहता है कि ये 1000 रुपए हम किसी को दे दे, ठीक है, फिलहाल के लिए दे दे, बाद में ले ले, ठीक है, कोई भी रीजन हो, और इसको अगर चाहिए, इसको 1000 रुपए चाहिए या 100 रुपए चाहिए, 200 रुपए चाहिए, 500 रुपए चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो क्या करेगा, ये दोनों का बॉन्डिंग अच्छा नहीं होगा, बॉन्डिंग अच्छा होगा, दोनों में नहीं लगेगा कि हाँ ठीक है तुम देना चाह रहे हैं और हम लेना चाह रहे, तो क्यों ना इस प्रोसेस को हम लोग आपस में कर ले। तो उसी तरह यहाँ पर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको बाहर जाना है, इसको अंदर आना है, तो ये लोग चाहेगा कि आपस में थोड़ा और खींच ले, इसको ऐसे अंदर ले आए ताकि इसका भी काम हो जाए, इसका भी काम हो जाए। जैसे कि यहाँ राम और मोहन का केस में हो रहा है, ये देना चाह रहा है, ये लेना चाह रहा है, तो आपस में अट्रैक्ट नहीं होगा,
इन लोग का दोस्ती थोड़ा गहरा नहीं हो जाएगा कि हाँ दोनों का जरूरत पूरा हो रहा है। हालांकि आज का जमाना ऐसा नहीं है कि पैसा देने से दोस्ती बढ़ता है, ठीक है। तो वो सब रियलिस्टिक चीज है, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि दोनों का डिजायर फुलफिल हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करता है। इसी को आगे जाके हम लोग डाइपोल के नाम से जानेंगे, ठीक है। डाइपोल के नाम से जानेंगे, उसको पढ़ना है, उसके बारे में बहुत डिस्कस करना है हम लोग को। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, कैसे कैसे बिहेवियर होता है, सब कुछ पढ़ना है। तो फिलहाल जान लीजिए कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है यहाँ पर, एक डाइपोल का केस है, ठीक है। मतलब दो चार्जेस आपस में है, ठीक है। तो इसका नाम डाइपोल है, ठीक है। मतलब सपोज कीजिए, ऐसा ऐसा याद रखने के लिए कि एक पोल है दूसरा पोल है, इसीलिए इसका नाम डाइपोल है, ठीक है। जैसे बोले मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, किस केस में? मैग्नेटिक फील्ड का केस में। यहाँ पर मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर दो पोल्स को सामने ले आए, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्ज, तो इसको डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया कि नेचर कैसा होता है। पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड होता है, नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड होता है। अब क्यों अट्रैक्ट करता है ये हम लोग देख लिया। रिपल्सन का एक केस देखते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों बाहर लेके जाना चाहता है अपने, ठीक है, दोनों अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लेके जाना चाहता है, ठीक है। बेसिकली देखा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब कोई बच्चे के दिमाग में ऐसा सवाल आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है। चार्जेस के पास कुछ अपना चार्ज है, सपोज कीजिए कोई चार्ज है, तो क्यों उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है? तो ये एक नेचुरल फेनोमेना है, ठीक है। कुछ कुछ नेचर ने ऐसा चीज बनाया है जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं और उसके बारे में जान रहे हैं, उसका यूजेज ला रहे हैं। जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी जल रहा है, बहुत कुछ ऐसा है, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कहीं स्टोर कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो वहां पर देख रहे हैं। तो कुछ नेचुरल प्रोसेस है जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है तो वो फील्ड बनाए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि मतलब पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड रियल क्यों बनाता है। एक मिनट, ठीक है, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज इनवर्ड क्यों बनाता है, तो इसके बारे में साइंटिस्ट लोग ने रिसर्च किया और बताया कि पॉजिटिव चार्जेस जो है इसके पास एक प्रॉपर्टी होता है जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर भेजता है, रेडियली आउटवर्ड रहता है, और नेगेटिव चार्ज के पास रेडियली इनवर्ड रहता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर इसके पास भी बाहर जा रहा है, इसके पास भी बाहर जा रहा है, ठीक है। ये दोनों में कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। अगर राम को भी सपोज कीजिए 100 रुपए चाहिए रहते, 1000 रुपए, और श्याम को भी चाहिए रहते, मोहन था जो भी था, ठीक है, उसको भी 500 रुपए चाहिए रहता दोनों को। तो ये दोनों में बॉन्डिंग होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। ये दोनों में बॉन्डिंग होने का सवाल नहीं है, दोनों को पैसे चाहिए किसी ना किसी तरह से, तो एक दोनों का हेल्प नहीं कर सकता। उसी तरह यहाँ भी है कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा। इस केस में अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है, इस केस में रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स लूज नहीं करना चाहता है, ठीक है। ये भी रेडियली आउटवर्ड निकालना चाहता है, ये भी, तो एक दूसरे को डिस्टरबेंस ना हो जाए, इसीलिए ये दोनों एक आपस से दूर जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसको रिपल्सन बोलेंगे, ठीक है। और रिपेल कर, इसको शॉर्टकट में रिपेल बोलते हैं, ठीक है। रिपल्सन लगेगा और यहाँ पर अट्रैक्शन लगेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये इमेजिनरी लाइन है, इसको हम लोग देख नहीं सकते। अगर कोई चार्जेस कहीं फ्लो कर रहा है या पर स्टैटिक पोजिशन में है तो उसके चारों ओर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखेगा। इसका एक प्रॉपर्टी है जो हम लोग जानते हैं। अगर सपोज किसी कहीं फोर्स लग रहा था, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था माइका के बारे में, तो माइका जो है अट्रैक्ट कर रहा था, रबिंग के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा था। तो जब उसके बारे में रिसर्च किया गया तो पता चला उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो जो ऑब्जेक्ट को रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, जो सॉरी अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल तो नहीं कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। तो अट्रैक्ट क्यों कर रहा था? क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपोजिट है, एक देना चाहता है एक लेना चाहता है, रेडियली आउटवर्ड है इनवर्ड है, इसीलिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि अलग अलग सरफेस एरिया पर चार्ज कैसे कितना होता है, ठीक है, ये पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी मतलब समझ रहे हैं, अगर कोई बल्ब, सपोज कीजिए कोई बल्ब है, ठीक है, वो ग्लो कर रहा है, डीम डीम लाइट, समझते हैं आप लोग? डीम लाइट मतलब कम लाइट है, थोड़ा ऐसे नहीं बोलते धुंधला जल रहा है, थोड़ा कम जल रहा है। तो अगर उसका अचानक ऐसा हो कि सप्लाई बढ़ जाए और वो ग्लो करने लगे पूरा तेजी से, लाइटेड अप हो जाए पूरा, मान लो यहाँ पर डीम लाइट है, ठीक है, और यहाँ पर पूरा फुल्ली लाइट है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम लोग बोल सकते हैं इसका इंटेंसिटी कम है, इसका इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी, ठीक है। तो फिजिक्स में इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है कि हम लोग चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, ठीक है, और कितना ज्यादा है कितना कम है, ये सब। जैसे यहाँ पर डीप लाइट के बारे में जाने और जो पूरा ग्लो कर रहा लाइट उसके बारे में जाने, ठीक है, ग्लो करने, ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? तो जो, अगर मान लीजिए ये कोई चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल लेके बना रहे हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए यहाँ पर एक चार्ज है, ठीक है, क्यू। इस चार्ज का स्पेशल नेमिंग किया गया फिजिक्स में, क्योंकि ये चार्ज का स्पेशल प्रॉपर्टी है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये चार्ज को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है कि वो दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरफेयर नहीं करता, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरफेयर नहीं करेगा, ना अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं करेगा, ठीक है। मान लीजिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर सपोज कि यहाँ पर कोई चार्ज रहता तो इसका और इसका में इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरेक्शन होता होता तो जो टेस्ट चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होता है, बहुत कम, उसको जीरो के बराबर माना जाता है, इसीलिए टेस्ट चार्ज को लिया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि इसमें कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहीं से एक फॉर्मूला हम लोग का निकल के आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय क्यू, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसमें कितना जो चार्ज है, मान लीजिए इसमें क्यू चार्ज है, ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, इज इक्वल टू एफ बाय क्यू, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू ई, ठीक है, फोर्स क्या हो गया, क्यू ई, ठीक ना। तो फोर्स यहाँ कितना लग रहा है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग बोले नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो हम लोग लेंगे किसका, इसका, कोई भी चार्ज है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और चार्जेस, यही दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब फोर्स कितना होगा ये डिपेंड किस पर करेगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ठीक है। तो लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू के क्यू ई, जिसमें के का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू क्यू ई हो गया, ठीक है। तो यही चीज समझाना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, जब हम लोग को पता रहेगा कि इसमें फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, और उसका चार्ज कितना है, ठीक है, तो हम लोग उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। बुक्स में जब निकालना रहेगा क्वेश्चन में, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो फोर्स का भी यहां से एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कूलम्स लॉ को एप्लीक, जैसे यहाँ पर फोर्स पर डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कर रहा है, तो अगर फोर्स पर कर रहा है तो यहाँ कूलम्स लॉ एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो पूरा स्टैटिक चार्जेस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो क्या है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, यही था, ठीक है ना, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़े थे कूलम्स में,
बाय अप्लाइंग कूलम्स लॉ, बाय अप्लाइंग कूलम्स लॉ। तो फोर्स क्या होता है, देखिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं, ठीक है, आर स्क्वायर बाय क्यू, यही होगा, ठीक है। फोर्स, यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला लग गया कूलम्स लॉ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, ये क्यू कट गया, ठीक है, बेसिक मैथ्स है, ठीक है ना। ई जैसे हम लोग पढ़े नहीं है, 1/2 रहेगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है नीचे से, अगर ये नीचे से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर से कट जाएगा, ठीक। तो E इज इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ठीक है, भी आई है, ठीक है, ठीक है, भी आई है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखा जाए तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो सिंपली क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे हम लोग फोर्स में क्या पढ़े थे कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, अगर ये Q1 है ये Q2 है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जिस सॉरी, जिस भी चार्ज से जिस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, सपोज कीजिए इससे निकल रहा है, ठीक है, इससे निकल रहा है, तो ये सिर्फ इसी पर डिपेंड करेगा क्योंकि इससे निकल रहा है, और फोर्सेस क्या थे, दोनों पर लग रहा था, ठीक है, एक दूसरे पर, तो ये दोनों पर डिपेंड कर रहा था और ये सिर्फ अपने आप पर डिपेंड कर रहा है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। कैसे आया, डेरिवेशन भी है, ठीक है। तो सिंपली डेरिवेशन है, फोर्स का फॉर्मूला लगा दिए, उसके बाद इसको कट कर दिए, ठीक है, तो आ गया, ठीक है। कूलम्स लॉ को अप्लाई करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, ठीक है ना। अब क्या पढ़ना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम लोग चार्ज के बारे में ही पढ़ना था तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों पढ़े। तो चार्ज के बारे में पढ़े तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए पढ़े क्योंकि जब हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो पहले जानकारी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके बाद हम लोग बता। वैसे यूनिट भी आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या था, फोर्स बाय क्यू, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स, ठीक है, ये यूनिट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। इसको वोल्ट मीटर भी बोलते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर भी बोलते हैं, ठीक है। एक और यूनिट है, वो दूसरा फॉर्मूला है, जब हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद इसके बारे में समझ में आएगा। अभी इसका समझाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें हम लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद जानेंगे कि उसमें अभी जैसे आप बता दें कि E इज इक्वल टू dB/dr होता है, ठीक है, इन्वर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में नहीं आएगा कि dB क्या था, dr क्या था, इसीलिए सिंपली आप इसका यूनिट याद रखेंगे वोल्ट पर मीटर, ठीक है। जब हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे तो इससे उसका रिलेशन निकालेंगे, वहां से ये निकलेगा, ठीक है। तो ये दो यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है सर। और क्वांटिटी के बारे में भी जान लेते हैं, क्वांटिटी कैसा होता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका हम लोग मैग्नीट्यूड तो सभी क्वांटिटी का रहता है, ठीक है। दूसरा, डायरेक्शन तो इसके पास था, डायरेक्शन था, रेडियली आउटवर्ड इनवर्ड, ये डायरेक्शन था इसका। डायपोल के केस में भी देखेंगे कैसे डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो डायपोल के केस में देखेंगे कि कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, ठीक है। तो ये सब पढ़ना है अभी आगे, ठीक है। तो इतना जान लीजिए कि इसमें डायरेक्शन होता है। और तीसरा, ये वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करता है, ठीक है, वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक बेसिक बात इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। अब आगे पढ़ना है हम लोग को
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। चार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहला हम लोग को पढ़ना है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ा अटपटा सा है इसलिए इसको अच्छा से समझें, ठीक है। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले इसका डायग्राम देखिए कि सपोज कीजिए कोई लाइन है, ठीक है। इस पर यहाँ भी चार्ज हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी चार्जेस हो सकता है, ठीक है। तो चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है। चार्जेस, ये क्या है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पहले पढ़ लिए, ठीक है। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लैम्डा, आप लोग इसको याद रखिएगा, इसको लैम्डा बोलते हैं। इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वेवलेंथ के टर्म में उस समय पढ़े थे लोग, ठीक है। केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो लैम्डा, तो इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। इसका फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, सॉरी क्यू बाई एल, क्यू बाई एल, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, ठीक है। थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है, एक मिनट। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, ठीक है। ये क्या हो गया, लैम्डा यहाँ पर क्या है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक लाइन है उसमें चार्जेस है, ठीक है। कोई एक सिंपली लाइन लिया हुआ है, इसमें चार्जेस है, ठीक है। कहीं भी चार्जेस हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें जो चार्ज कितना होगा इसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकालेंगे, इसीलिए हम लोग चार्जेस के बारे में इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। अब डी एल क्यों ले रहे हैं, तो आप लोग 11th में पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, क्या था डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो सिंपली मैथ्स में कैलकुलस चैप्टर है उसमें पढ़ना है। तो इसका कहने का मतलब है छोटा सा कहीं पर हम जगह ले लिए यहाँ से यहाँ पर के लिए, ठीक है, छोटा सा जगह के लिए, और यहाँ से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग मतलब डीएल मतलब छोटा सा जो लाइन है शॉर्ट लाइन के लिए, ठीक है। अब इतना याद रखना, ठीक है, इसीलिए डीएल लिए है, ठीक है। तो शॉर्ट लाइन, अब पूरा लाइन अगर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है इस पॉइंट से, तो कितना निकाल सकते हैं हम लोग, इसीलिए कोई भी छोटा सा प्लेस निकाल के उसको डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है। इसीलिए हम लोग कैलकुलस पढ़ते ही है, कैलकुलस का बहुत सारा यूजेज है, ठीक है ना, इसीलिए कैलकुलस को इतना पढ़ाया जाता है 11th-12th में, ठीक है, ठीक है। अब चार्जेस हम लोग को मिल गया कि इसमें चार्ज कितना है, लाइन चार्ज में चार्ज कितना है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं 1/4πε0। अब क्यू की जगह क्या पुट करना है, लैम्डा इंटू डी एल, ठीक है, बाय आर स्क्वायर। ये कितना हो गया, सरफेस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लाइन चार्ज। अब कोई पूछे कि पूरा लाइन चार्ज का कितना हुआ, अगर कोई सपोज कीजिए कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0 से लेकर आपको 15 तक का निकालना है, ठीक है, कोई पॉइंट दिया हुआ है, तो आप सिंपली इसको एक्सटेंड करके इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा इंटू डी एल बाय आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर देंगे सिंपली, जितना दिया हुआ रहेगा, ठीक है, 0 से लेकर सपोज कि कोई भी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, R1 से R2 तक, ठीक है। तो इंटीग्रेशन पढ़ना है अभी, ठीक है, इसके बारे में आप लोग मैथ्स में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको डिस्कस करना यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, जितना भी दिया हुआ 0 से 15 बोले थे, तो यहाँ 0 से 15 ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं लाइन चार्ज, ठीक है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग 3 बेसिस पर पढ़ रहे हैं। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज मीन्स लाइन में कितना चार्ज होगा,
पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एक सरफेस है, मत सपोज कीजिए ये एक सरफेस है, यहां पर अगर चार्ज है, यहां पर चार्ज है, यहां पर चार्ज है, यहां पर चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, ठीक है, सरफेस पर। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, ठीक। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आप लोग एप्लीकेशन इसका आगे देखेंगे गॉस लॉ में। गॉस लॉ में आपको पता चलेगा कि हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं। कोई भी स्फेयर दिया हुआ है, ठीक है, इसको बोलेगा स्फेयर दिया हुआ है, ठीक है, सॉलिड स्फेयर है, इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इसको आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा यहाँ चार्जेस कितना होता है, तो इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे इन मतलब लाइन चार्ज में, सरफेस चार्ज में, या फिर वॉल्यूम चार्ज में, ठीक है। जैसे अभी सॉलिड स्फीयर लिया था, सॉलिड स्फीयर, तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है, क्योंकि सॉलिड स्फीयर क्या होता है, सपोज ये फुटबॉल है, तो क्या है, आप लोग पढ़े हुए तो 2D 3D 1D के बारे में, तो सॉलिड क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम निकलेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं 3D में वॉल्यूम निकलता है, 2D में क्या होता है, एरिया निकलता है। हालांकि 3D में भी एरिया निकलता है, लेकिन 2D में वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ बस होता है, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज कीजिए ये एक प्लेट है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है, तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ठीक है, ठीक है। और इसको कहीं भी हम लोग एक छोटा सा मान लेंगे ds, इसको, ठीक है, ds यहाँ पर सरफेस के लिए आएगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़े, अब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, ठीक है, जैसे उस वहां पर लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, q बाय ds, या फिर s भी लिख सकते हैं, ठीक है, q बाय s, ये हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो चार्ज कितना हो गया, सिग्मा इंटू ds, या फिर यहाँ ds भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर वही चीज है, ds क्यों ले रहे हैं, छोटा सा पार्ट के लिए, अगर पूरा पार्ट के लिए हमको चाहिए रहेगा तो क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन बेसिकली होता है इसीलिए कि अगर आप छोटा चीज के लिए जान रहे हैं और वो सरफेस उसी चीज को पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ताकि इंफिनिटी टाइम्स तक हम लोग जान सके कि उसका आंसर कितना होगा, ठीक है। हालांकि आप लोग इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में, ठीक है, जहां पर पता चलेगा कि इंटीग्रेशन में कितना वैल्यू डालेंगे और कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। Q इज इक्वल टू सिग्मा ds, ये चार्ज निकल गया मेरा क्या, कहां पर, सरफेस चार्ज में, कोई सरफेस है 2D सरफेस है, इस पर चार्ज कितना हुआ, सिग्मा इंटू ds, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं अगर चार्ज हमको पता चल गया, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा इंटू ds, सिग्मा इंटू ds बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू ds बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक लास्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, जिसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए निकलेगा, 3D के लिए, ठीक है। जो 3 डायमेंशन जितने भी होते हैं ना, उसका उसके लिए हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, सपोज कीजिए ये स्फीयर, ठीक है, और कोई भी बच्चा इसको सर्कल नहीं समझेगा, ठीक है, सर्कल 2D होता है, ठीक है, और स्फीयर 3D होता है, ठीक है। सर्कल को आप हाथ में से उठा नहीं सकते, वो फिगर में ही दिख सकता है आपको, ठीक है, और 3D क्या होता है, जिसको लेके हम घूम सकते हैं, समझ सकते हैं आप कि 3D मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों है उसके पास, ठीक है। ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे, dv, ठीक है।
तो इसको किससे डिनोट किया जाता है? रो से, ठीक है, रो से डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है। तो Q बाय टीवी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना। ये कहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया? रो डीबी। ये चार्ज कहाँ पर है? वॉल्यूम पर, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये 3D स्पेस, ठीक, ठीक है। कोई भी मैथमेटिकल फिगर हो सकता है, ठीक है ना, किसी पर निकालने बोलते हैं। स्फेरिकल सेल के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि ये है और ये है, यहाँ पर मतलब ये जो है आप लोग रिंग वगैरह देखे होंगे, ठीक है। तो ये जो है सॉलिड पार्ट है, बीच में खाली है, इसको सेल बोलते हैं, SHELL। सेल नहीं समझ लीजिएगा, सेल है, ठीक है। तो ये सब के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा? 1/4πε0 ρ dV/r², ठीक है। अब फिर से वही कर सकते हैं, अगर आपको कहीं इन्फिनिटी तक निकालना है, कोई पॉइंट तक निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 1 सरफेस चार्ज में भी कर सकते हैं, ठीक है, ρ dV/r², ठीक है, ठीक है, ρ dV/r², ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिए। अब थोड़ा सा हम लोग टच करेंगे डाइपोल को, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी पढ़ना है हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल में कैसे कैसे वर्क करता है। डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, जैसे हम लोग पढ़े भी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, कोई एक्सेप्ट करता है, कोई रेडियली आउटवर्ड निकलता है, कोई रेडियली इनवर्ड निकलता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल का केस में क्या होता है, एक्सियल पॉइंट पर क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होता है, ठीक है। सॉरी, ये इसको एक्सियल बोलते हैं, इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं, ठीक। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर देखेंगे, जनरल पॉइंट पर देखेंगे, उसमें क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। उसका डेरिवेशन भी है, ठीक है, डेरिवेशन भी करना है, बोर्ड्स में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब पढ़ना है हम लोग को डाइपोल। डाइपोल के बारे में छोटा सा आप लोग को जानकारी दी थी कि वहां पर दो चार्जेस रहते हैं, ठीक है। डाइपोल, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। दो अनइक्वल चार्ज, मतलब बोल सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड सेम रहे, ठीक है। ये मान लीजिए Q है, ये -Q है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 2 इलेक्ट्रॉन, ये -2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो डाइपोल क्या होता है? पहले तो हम लोग को डाइपोल के बारे में जानना है। कुछ पोलर और नॉन पोलर के बारे में भी जानना जरूरी है। डाइपोल को जानने से पहले हम लोग पोलर और नॉन पोलर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट वहीं से आया है, ठीक है। तो पोलर किसको बोलेंगे हम लोग? पोलर किसको बोलेंगे? आप लोग केमिस्ट्री अगर इंटरेस्ट रखते हैं, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे, इंटरेस्ट तो रखना ही चाहिए क्योंकि आप साइंस स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो पोलर क्या होता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी एटम पर कितना नेगेटिव चार्ज आ सकता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है, उसी के कारण वो कोई भी कंपाउंड, सपोज कीजिए NaCl है, ठीक है। तो ई आयंस के फॉर्म में क्या होता है? Na+Cl-, ठीक है। तो और बहुत सारा एग्जांपल इसमें देख सकते हैं, ठीक है, जैसे CH3, CH2, OH, ये सब एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जांपल है, ठीक है। तो NaCl है, ठीक है। ये डाइपोल, डाइपोल पहले पोलर समझना है हम लोगों को कि पोलर होता क्या है। तो पोलर देखिए Na++Cl-, ठीक है। तो इसमें कुछ चार्जेस है, इसमें चार्जेस है, चार्ज का डिफरेंस है, ठीक है। और कहीं कहीं आप लोग देखिएगा कंपाउंड जब रहेगा उसमें दिखाएगा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कोई पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, कोई पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन है, तो कार्बन क्या करता है? डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये पोलर है, ठीक है। और नॉन पोलर क्या होता है? सिंपली नॉन पोलर जिसमें जैसे CO2 हो गया, ठीक है, ये क्या है? नॉन पोलर है। इसमें कोई पार्शियल कैरेक्टर नहीं दिखता है, ठीक है, इसीलिए इसको नॉन पोलर बोलते हैं, ठीक है। पोलर और नॉन पोलर इसको जानना इसलिए भी जरूरी है ना, क्योंकि
जब हम लोग डाइपोल केस का बात करेंगे ना, वहां पर जब न्यूमेरिकल्स आएगा ना, तो NaCl के फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है आपको हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में दिया जाए, इसीलिए पोलर और नॉन पोलर को समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज था, पोलर और नॉन पोलर क्या होता है, ठीक है। पोलर होता है जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको चेक करना इजी टेक्निक है, आप लोग उसको पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो पोलर और नॉन पोलर होता है, ठीक है। डाइपोल, अब डाइपोल क्या हम लोग बोले कि डाइपोल एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो इसमें जो फोर्सेस लगेगा एक दूसरे के बीच में, इसी को बोलते हैं डाइपोल, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइपोल। हालांकि आप लोग पढ़ेंगे कि डाइपोल को कैसे चेक कर सकते हैं कि डाइपोल कितना है, इसके लिए हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। अगर दोनों में फोर्स लग रहा है या फिर दोनों फोर्स लग रहा है, ये तो फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, हम लोग पढ़ेंगे। पहले डाइपोल के में देख रहे हैं डाइपोल है क्या, ठीक ना। तो डाइपोल बेसिकली पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। दोनों कुछ डिस्टेंस में रखा हुआ है, इसको डिस्टेंस r मान लीजिए, ठीक है। इसको डाइपोल बोलेंगे, ठीक है। तो डाइपोल बेसिकली समझ में आना चाहिए कि चार्जेस का डिफरेंस तो है ही, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कि एक्सियल पॉइंट में क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डाइपोल के केस में, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग आज बस इतना ही जानना है कि डाइपोल होता क्या है, ठीक है ना। डाइपोल के बारे में, डाइपोल जब हम लोग निकालेंगे तो डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डाइपोल को रिप्रेजेंट किया जाता है पी से, ठीक है, पी से। और डाइपोल भी वेक्टर होता है, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि डाइपोल और क्या क्या डाइपोल के बारे में हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। डाइपोल लास्ट चैप्टर है, ठीक है। आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए, एनसीईआरटी बुक्स को रीड कीजिए, उसके क्वेश्चन को बनाइए, और कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।